हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो पूरे यूट्यूब का सबसे शानदार वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण वर्णमाला, संपूर्ण हिंदी को ट्रैक किया है, और वो भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिकी मेथड से। यकीन करिए, जिन बच्चों ने आज तक कभी भी हिंदी नहीं पढ़ा है उनके भी दिमाग में यह पूरा कंठस्थ कर देंगे सदैव के लिए। इतना यकीन मेरा रखिएगा मेरे छोटे प्यारे भाई और बहनों, इसको याद रखिएगा, ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। और एक भी क्वेश्चन अगर इस वीडियो से बाहर आपका आया हिंदी से, तो आकर मुझे भर भर के गाली देना, भर भर के कमेंट करना, सर आपने जो कहा था वो बिल्कुल गलत था। तो आइए चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉपी कलम सब कुछ उठा लीजिए और उसके बाद माइंड कंसंट्रेट कर लीजिए 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि यह मैराथन वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, भाषा की मूल इकाई क्या है। अगर हम वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला में पहला शब्द आता है भाषा। तो भाषा की मूल इकाई क्या होती है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। तो यहाँ पे बात किया गया है भाषा की मूल इकाई, तो इसको याद रखना, भाषा की मूल इकाई क्या होता है, ध्वनि होता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वह वर्ण या ध्वनि होता है, और इसकी सार्थक इकाई का बात करें तो क्या होगा, वाक्य होगा। और वाक्य की सबसे छोटी इकाई की बात करेगा तो उपवाक्य होगा। उपवाक्य की सबसे छोटी इकाई की बात करेगा तो पदबंध होगा। पदबंध की सबसे छोटी इकाई की बात करेगा तो पद होगा। और इसके पदबंध और अक्षर से सबसे छोटी इकाई की बात करेगा तो ध्वनि और वर्ण होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, राम शब्द में कितने अक्षर है, 2, रा और म एवं 4, कितने वर्ण हैं, 4। जैसे राम को हम क्या लिख सकते हैं, र प्लस आ, म को क्या लिख सकते हैं, म प्लस अ, यानी 4 वर्ण मिलते हैं तब हमारा क्या बनता है, राम बनता है। और इस शब्द में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं। वर्णों की संख्या कितना है, 4 है। तो आई होप आपको यह टॉपिक क्लियर हुआ होगा। भाषा से रिलेटेड इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। आइए चलते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपसे बोल रखा है मेरे प्यारे भाइयों, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, यानी शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वर्ड कहलाती है। इसके पहले हमने आपको बताया था, यानी शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। और यह वर्ड जो आपका होता है वह ध्वनि कहलाता है, यानी शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, वर्ड या ध्वनि कहलाता है। और इसको याद रखना, हिंदी में कुल कितने वर्ड होते हैं, 52 वर्ड होते हैं। यदि स्वरों की संख्या बात किया जाए तो वह 11 होता है, कहीं कहीं 13 दिया जाता है, उसमें 2 अयोगवाह छुपे होते हैं, अंग और अह। और यहाँ पे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और संयुक्त संख्या की कितनी संख्या होती है, 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन का यह आंसर हुआ। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आईएमपी कर लेना, क्योंकि बहुत बार आपका एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आपका मिलेगा ही मिलेगा। इसको आप लोग नोट कर लो, इसको आप लोग नोट कर लो फ्रेंड्स। ये आपका जो क्वेश्चन 100% आने वाला है। आपसे बोला है वर्डों के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा वर्डों के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे भाइयों, 2 भेद होते हैं। पहला स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। यदि वही बात कर दे आपसे, आपसे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। और स्वर कौन कौन सा होता है, तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। और ये आपका क्या है, आपका 11 स्वर संख्या। यदि व्यंजनों की संख्या बात करें तो क वर्ग के जितने भी आपके शब्द होते हैं, यह आपका स्पर्श व्यंजन है। च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यह भी बहुत पूछता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है भाइयों, 25 होती हैं। और यहाँ पे आपका उसके अतिरिक्त 4 और व्यंजन आते हैं, य, र, ल, व, जो 4 वर्ण और आते हैं, यह अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। और स, स, ह आपस का जो 4 शब्द होता है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे और हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का, नेक्स्ट पॉइंट का। तो आपसे बोला है स का उच्चारण स्थान क्या है, याद रखिए स का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसको हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताते हैं। उस शानदार ट्रिक के द्वारा आप लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए इसको आप याद कर लोगे, यानी KTM 2, यानी KTM 2।
यानी KTM 2। इसको याद रखना। के का मतलब आपका कंठ, टी का मतलब होता है तालब, यम का मतलब होता है मूर्धन्य, डी का मतलब होता है दंतष्ट और ओ का मतलब होता है ओष्ठ। तो जो क वर्ग यानी KTM 2, KTM 2 एक KTM बाइक होता है ना, तो KTM बाइक बहुत ही बच्चों का यानी युवाओं का बहुत पॉपुलर ये बाइक होता है। तो आप अपने बच्चों से मांगते हैं, अपने पिताजी से मांगते हैं कि पापा जी हमें KTM 2, तो उसी से आपको याद रखना है KTM 2। के का मतलब होता है कंठ, कंठ और कंठ में कौन सा क वर्ग आएगा, और टी का मतलब होता है, टी का मतलब होता है तालु, और तालु में आपका च वर्ग आएगा, और यम का मतलब होता है मूर्धन, मूर्धन में क्या आएगा आपका ट वर्ग आएगा, और द का मतलब होता है दंत, दंत कौन सा आएगा त वर्ग आएगा, और ओ का मतलब होता है ओष्ठ, ओष्ठ आपका क्या आएगा प वर्ग आएगा। और एक चीज याद और भी रखना, च से हमारा शुरू होगा, पहले आपका बड़ा सा होगा, याद रखिएगा इसको भी, आप इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे आपका बड़ा सा होगा, यहाँ पे आपका छोटा सा होगा, यहाँ पे आपका मूर्धन्य से होगा, क्या होगा मूर्धन्य से होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बड़ा स है, आपसे बोला है कि स का उच्चारण स्थान क्या है, तो स का उच्चारण स्थान च है, मतलब ये आपका क्या है यानी च वर्ग का है, इसलिए आपका क्या होगा तालु से होगा। आई होप ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हुआ होगा, ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट की बात हम करते हैं। यहाँ पे देखिए दे भी रखा है, तो तालु में याद रखिएगा, तालु में क्या क्या आता है, तालव्य यानी आता है ई च वर्ग य स, इतने सारे व्यंजन आपके तालु में आते हैं। और कंठ की बात किया जाए तो जो अ आ अह क वर्ग और ह आपका क्या आता है कंठ में आता है, और दंत में क्या आएगा त वर्ग ल स आएगा, और मूर्धन्य में क्या आएगा री ट वर्ग और र स आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे टोटल हमने 900 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, और इस 900 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर आपका आने वाला नहीं, मतलब 900 कहने के लिए क्वेश्चन है, और अपने ही आप में ये आपका 5 से 10,000 क्वेश्चन के बराबर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन से शब्द र व्यंजन नहीं है, यानी र व्यंजन नहीं है, जैसे मात्र, क्या है आपका मात्र, त्र, त्र यानी त्र, तो यहाँ पे र आपकी र की पुनरावृत्ति हो रही, मूलधार र की पुनरावृत्ति हो रही, क्रम र की पुनरावृत्ति हो रही, मातृ त्री आ गया, तो ये री की व्याख्या हो रही है, क्या हो रही है री की व्याख्या हो रही है, इसलिए आपका क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी जो र की पुनरावृत्ति है, जो र है वह मातृभूमि में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका री की पुनरावृत्ति हो गई, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में देकर यहाँ पे दिखाया है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो आपसे बोला है कौन सा व्यंजक नासिक द्वारा उच्चारित होता है। नासिक का मतलब होता है जो नाक और मुंह, यानी जो मुख और नाक के द्वारा बोला जाता है उसे नासिक व्यंजन कहते हैं, नासिक अनुस्वार कहते हैं। और यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ढ, इय, ड, न, म क्या है आपके अनुस्वार होते हैं, क्या होते हैं अनुस्वार होते हैं, और ये क्या होते हैं आपका नासिक द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। जो या तो आप कह सकते हैं जितने भी वर्ड होते हैं, जो यह आपका क वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, च वर्ग होता है, जो अंतिम वर्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं नासिक व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं नासिक व्यंजन कहते हैं। अगर वही बात करते हैं, यदि वही बात करते मेरे प्यारे भाइयों कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या बनता है, यानी जब स्वर रहित व्यंजन, जब स्वर सहित व्यंजन, यानी जब स्वर और व्यंजन दोनों एक दूसरे से मिलाप करते हैं तो क्या बनता है, तो याद रखिएगा उससे संयुक्त बनता है। क्या बनता है संयुक्त अक्षर बनता है। जैसे हम छ की बात करते हैं, जैसे हम छ की बात करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं क धन स, उसके बाद त की बात करते हैं, त्र की बात करें त धन र, ज की बात यज्ञ ज्ञ की बात करते हैं ज धन य। तो इस तरीके से यानी जब दो स्वर मिलते हैं, दो व्यंजन मिलते हैं, तो उसके द्वारा क्या बनेगा संयुक्ताक्षर बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दे रखा है निम्न में तालव्य ध्वनि है, यानी निम्न में तालव्य ध्वनि है ट, प, स, क, यानी तालव्य ध्वनि क्या है, तो इसको याद रखिएगा। तालव्य ध्वनि आपका जो होता है वह तालव्य ध्वनि कौन सा आपका होता है, तो यह च वर्ग का तालव्य ध्वनि होता है। अभी हमने आपको बताया, एक बार फिर से बता देते हैं, यानी हमने आपको ट्रिक बताया था KTM 2, यानी क्या बताया था KTM 2, KTM 2। के का मतलब आपका होता है कर्ण, टी का मतलब होता है तालब, यम का मतलब होता है मूर्धन्य, डी का मतलब होता है दष्ट,
ओ का मतलब होता है ओष्ठ, और के का मतलब आपका कंठ है, तो कंठ कौन सा होगा आपका क वर्ग होगा। तालव्य क्या होगा च वर्ग होगा, और दंत आपका मूर्धन्य क्या होगा ट वर्ग होगा, और उसके बाद आपका क्या है दंत दिया है तो त वर्ग होगा, और ओष्ठ दिया है तो आपका प वर्ग हो दिया है। तो आपसे बोला है कि निम्न में तालव्य ध्वनि है, यानी तालव्य ध्वनि का मतलब दूसरा हमने आपसे बताया था, यहाँ दूसरे से आपका चलता है स्मॉल कैपिटल स, फिर छोटा सा, फिर मूर्धन्य स, यानी जो च वर्ग होगा कैपिटल स होगा बड़ा स होगा, जो ट वर्ग होगा वह छोटा स होगा, जो त वर्ग होगा वह मूर्धन्य स होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं, जो ट है वह नहीं होगा, जो प है वह नहीं होगा, जो स है वह नहीं होगा, और जो यहाँ पे स होगा, सॉरी जो स होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है आपसे, बोला है निम्न में कौन सा वर्ड अघोष है। देखिए अघोष और सघोष, अघोष का मतलब होता है आगे, सघोष का मतलब होता है पीछे। अघोष का मतलब होता है आगे और सघोष का मतलब होता है पीछे, यानी जो क वर्ग दे दिया, ख वर्ग दे दिया, ग वर्ग दे दिया, यानी जो क वर्ग दिया है यहाँ पे हम देख सकते हैं इससे, यानी जो आपका ये क वर्ग च वर्ग ट यानी प्रत्येक का जो पहला दो अक्षर होता है ये आपका क्या होता है अघोष होता है। क्या होता है आपका अघोष। अघोष का मतलब होता है आगे का वर्ड। अघोष का मतलब क्या होता है आगे का वर्ड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अघोष का मतलब क्या होता है आगे का वर्ड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क ख हो गया, च छ हो गया, ट ठ हो गया, त थ हो गया, प फ हो गया, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, यह सब के सब अघोष होते हैं। और सघोष जो आपका तीसरा वर्ड यानी तीसरा चौथा और पांचवा यानी सभी वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ग होता है वह क्या होता है हमारा सघोष होता है। तो यहाँ पे पहला ही वर्ड आपका आगे की ओर दिया है तो यह आपका क्या होगा अघोष होगा। क्या होगा अघोष होगा। बाकी ग घ ज जो आपका है वह क्या होगा सघोष होगा। तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 10। और ईमानदारी से अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे प्यारे भाइयों आपके लिए हम अगर इतना मेहनत करते हैं तो एक दायित्व तो बनता है मेरे प्यारे भाइयों कि इस भाई को भी हौसला दीजिए और इस भाई को भी सपोर्ट करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को भी पहुंचाइए ताकि आपका भी भला हो और आपके भाइयों और मित्रों का भी भला हो। तो आइए आप फिर से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या दिया है, वर्डों के समुदाय को क्या कहते हैं। यानी वर्डों के समुदाय, समुदाय का मतलब होता है समूह, तो वर्डों के समूह को हम क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्डों के समूह को हम क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। सर्वनाम का मतलब होता है जिसके बारे में बात किया जाए। अक्षर का मतलब होता है जब बहुत सारे वर्णमाला मिल जाते हैं तो अच्छा होता है। क्रिया का मतलब कार्य करने वाले को क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं। आइए बात करते हैं अ के उच्चारण में अ के उच्चारण में किसकी किसकी आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा जो अ है ये आपका संयुक्त व्यंजन है और अ जो आपका है इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है कंठ और तालु। यदि आप बोलते आए, क्या बोलते हैं अ, तो अ आपको ऐसा समझ में आएगा कि ये कंठ और तालु की आवश्यकता होती है और यहाँ पे छंद और तालु की कोई जिक्र नहीं है, स्टेश की कोई जिक्र नहीं है, दंत आपसे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे दांत का यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा बिल्कुल सी करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कंठ और तालु होगा। एक बार प्रैक्टिस कर लिया करिए बोलकर ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें आपका क्लियर है। आइए बात करते हैं जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। यानी जिन वर्डों का क्या होता है उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी जो स्वतंत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या क्या होती है स्वरों की संख्या क्या होती है मेरे प्यारे भाइयों वह 11 होती है। कौन कौन सा होता है अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये आपके क्या होते हैं यह आपके स्वर होते हैं। क्या होते हैं स्वर होते हैं। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। बोला है ढ वर्ड का उच्चारण स्थान होता है। यानी जो ढ वर्ड है अगर आपको KTM 2 वाला ट्रिक आपको याद होगा, नहीं आते तो थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं। हमने KTM वाला ट्रिक बहुत ही शानदार तरीके से बताया है और मरते दम तक इसको नहीं आप भूल सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगाएंगे। जो ढ वर्ग है वो आपका ट वर्ग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है ट, और ये मूर्धन्य आपका इसका व्यंजन होगा यानी मूर्धन्य इसका स्थान होगा। और ये ट वर्ग का कौन सा व्यंजन है चौथा व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या
कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या आपका 33 होती है। अगर आपसे अयोगवाह बोले तो वह आपका 2 होता है। निनुनासिक बोले तो वह आपका 2 होता है। ऊष्म बोले तो आपका वह 4 होता है। और आपका मूर्धन्य बोले तो वह भी आपका कितना होता है मेरे प्यारे भाइयों? 4 होता है। अंतष्ट बोले तब भी वो आपका क्या होता है? 4 होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करते जाएंगे। उसके बाद आपसे बोला है च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो जो च वर्ग ध्वनियाँ तालव्य में आती हैं। क्या आती हैं? तालव्य में आती हैं। इसका ट्रिक हमने आपको बता दिया। केटीएम 2 टी का मतलब तालव्य, यानी जो च वर्ग है वो तालव्य के अंतर्गत आता है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत शानदार तरीके से दिया है। बोला है द अ क स आ यानी यह आपका क्या है? तो आपसे यहाँ पे बोला है कि यह सभी के सभी क्या मिलकर बनेंगे? तो द और अ मिलकर द बनेंगे, क स अ मिलकर दक्ष बनेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्ष होगा। आइए अब हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का आपसे बोल रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी जो वर्ण और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। और यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस 28/1/2019 का पूछा गया बहुत ही शानदार प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पे आपसे बोला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित यानी स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? अगर बात किया जाए अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत और स्वर, तो यहाँ पे जो हलंत होता है यानी जो हलंत होता है वही क्या कहलाता है? अलग, यानी स्वर रहित, व्यंजन रहित वहाँ पे दिखाने का प्रयास करता है। जो स्वतंत्र हो, जो किसी पर डिपेंड ना हो, वही स्वर कहलाता है। इसको याद रखना। और जो शब्द किसकी सहायता से बोले जाते हैं, जो शब्द आपका स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे हलंत आपका राइट आंसर होगा। और हम बात करते हैं वर्णमाला का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करेंगे मेरे मित्रों, किसकी बात करेंगे? तद्भव की बात करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार ट्रिक हम बताएंगे तद्भव और तत्सम का। तो इसको आप लोग गंभीरता पूर्वक देखेंगे। यहाँ पर आपका दे रखा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा उपयोग हुआ है? यानी री की जो मात्रा है उपयोग हुआ है। आपसे आप बोला है क्रिया, वर्षा, रिपु, वृष्टि। तो याद रखिएगा जो री का मतलब री, जैसे पृथ्वी वाला री हो गया, मृदा वाला री हो गया। जैसे क्री मतलब आपका क्या आया है? र आया। वर र आया। री मतलब र आया। जो व्री दिया है, व्री मतलब आपका री वाला री आया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर डी होगा। आई होप 20 क्वेश्चन आपका शानदार तरीके से रहा। और हमें लगता है कि यह जो आपका 20 क्वेश्चन है ये आपके पूरे पूरे वर्णमाला का निचोड़ है। इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। अगर सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप दे दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, एक सुनहरा सा कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बात करते हैं तद्भव और तत्सम का। देखिए तद्भव और तत्सम, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। यानी तद्भव शब्द क्या होता है? यानी पहले हम बात करते हैं तद्भव और तत्सम। देखिए तत्सम एक संस्कृत शब्द है। यानी वे शब्द जो संस्कृत में यूज होते हैं, जो संस्कृत में ही लिखे जाते हैं, वह क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। और वे शब्द जो संस्कृत को मॉडिफाई करके उसको उच्चारित करके हिंदी में बोला जाता है उसे क्या कहते हैं मित्रों? उसे हम तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो जैसे आपसे बोला तद्भव यानी कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। याद रखिएगा जिसमें आपका छ छतरी आ गया, उसके बाद यह आ गया, उसके बाद आपका ओढ़नी ओढ़ाई छोटा वाला आ गया। तो ये सब आपके तत्सम होते हैं। तो इस तरीके से जो इसका क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो आपका पहला, यानी जो कपूर है वो आपका क्या है? तद्भव शब्द है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। बोला है निम्नलिखित में तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। यानी तद्भव शब्द बताइए। मतलब तद्भव का मतलब अभी हम बताएं कि यानी जिसे हम हिंदी से बदल, यानी जिसे हम संस्कृत से बदल कर हिंदी में उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो आज बात करते हैं, जैसे अचरज की बात करें तो अचरज का जो तत्सम होता है वह आश्चर्य होता है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो उसका हम क्या करेंगे? पहले तद्भव या तत्सम में मॉडिफाई कर लेंगे।
तो अगर तद्भव अचरज की हम बात करेंगे तो अचरज को हम आश्चर्य कहेंगे। अंधकार की बात कहेंगे तो उसे अंधेरा कहेंगे। यदि हम अंगरक्षक की बात कहेंगे तो अंगरखा कहेंगे। अगर हम आशा की बात करेंगे तो उसे आस कहेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यानी आपसे बोला है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो तद्भव का मतलब जो आपका बदला नहीं गया है। तो बदला कौन नहीं गया है? आपका अचरज नहीं बदला गया। बाकी अंधकार का जो आपका है वह अंधेरा, यानी यह अंधेरा आपका तद्भव है। जो अंगरक्षक है वो अंगरखा है, ये भी आपका तद्भव है। जो आशा या आस है, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? बिल्कुल ए होगा, यानी अचरज क्या है आपका? तद्भव शब्द है। बाकी तीनों आपके क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। आइए बात करते हैं हम निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन का। बोला है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो जैसे आपका दिया है पाषाण, कंगड़, प्यासा, पच। तो याद रखिए पहले हम उसका तद्भव और तत्सम को कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हम जानते हैं पाषाण की यदि हम बात करते हैं तो पाषाण आपका जो होता है वह कंगड़ होता है, और यहाँ पे जो पाषाण होता है वह आपका तद्भव शब्द नहीं, ये आपका तत्सम शब्द है। जो आपका कंगड़ है वह भी आपका तत्सम शब्द है, और जो आपका पाषाण है यह भी, जो आपका प्यासा है यह आपका तद्भव शब्द है। क्योंकि प्यासा का जो आपका तत्सम होता है वह प्यासु होता है या पिपासु होता है। तो ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही शानदार तरीके से दिया है। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो बिना परिवर्तन के प्रयुक्त वाले शब्द को हम क्या कहते हैं मित्रों? इसे तत्सम शब्द कहते हैं। और जो आपका यानी जो आपका परिवर्तित होकर यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और जो हमारे देश में ही बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। और जो विदेशों से आई होती हैं बोली उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी बोली कहते हैं। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। इसे हम क्या करेंगे? नोट करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका दे रखा है। बोला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? यानी निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, तद्भव का मतलब जो आपका संस्कृत से मॉडिफाई किया गया। जैसे ग्राम, यदि ग्राम को हम तद्भव करेंगे तो गांव होगा। क्या होगा? गांव होगा। अश्रु की हम बात करेंगे तो आंस होगा, यानी क्या होगा? आंस होगा। सूर्य की बात करेंगे तो सूरज होगा। तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वह तद्भव आपसे पूछा है। तो तद्भव जो माथा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसका जो माथा होता है इसका तद्भव आपका क्या है? माथा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? बहुत ही शानदार तरीके से आपसे बोल रखा है। 27 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। यानी निम्नलिखित में से कितने विकल्प दिए गए हैं? 4, जिनमें से एक शब्द क्या है? दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। क्या है फ्रेंड्स? तद्भव रूप है। जैसा कि आपका यहाँ पर दिया है ग्राम, यहाँ पे क्या दे रखा है? ग्राम। ग्राम का जो तद्भव रूप होता है वो आपका गांव होता है। क्या होता है? गांव होता है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी गांव आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तत्सम की बात करते हैं तो तत्सम की बात करते हैं। बोला है निद्रा, कान, मोर, बंदर। तो आइए देखते हैं। जैसे निद्रा को हम अगर तद्भव की बात करें तो नींद करेंगे, मयूर की बात करेंगे तो मोर करेंगे, कान की बात करें तो कर्ण कहेंगे, बंदर की बात करेंगे तो वानर कहेंगे। तो जो तत्सम है बिल्कुल करेक्ट है, यानी निद्रा क्या है आपका? बिल्कुल तत्सम है का रूप है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या है? ए है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या बोला है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। यहाँ पे आपसे क्या बोला है? मच्छिका बोला है। क्या बोला है? मच्छिका। जैसे यहाँ पे आपका मोर का होता है मोर, यानी मयूर। और जो आपका दिया है भौरा, भौरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका मच्छिका दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, इसका जो राइट आंसर मक्खी होगा। क्योंकि यहाँ पे मोर का आपका दिया है मयूर, भौरा का क्या है? भ्रमर है, मेढक का क्या है? मंडूक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, तो बोला है चतुष्पदी का तद्भव है, यानी चतुष्पदी का तद्भव है। चतुष्पदी का तद्भव, तद्भव का मतलब जो हिंदी में यूज होता है। चारपाई आपका संस्कृत शब्द है, नहीं होगा। चौपाया संस्कृत शब्द है, नहीं होगा। चौपाल संस्कृत शब्द है, नहीं होगा। चौपाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
बोला है जालक का तद्भव। जालक का तद्भव, तो जालक का तद्भव क्या होगा, यानी तद्भव का मतलब जो संस्कृत से उठाकर ला दिया गया, किसमें ला दिया गया आपका हिंदी में, तो यह झरोखा आपका तद्भव शब्द है। बाकी जो चालक हो गया, झलक हो गया, नालक हो गया, ये आपका क्या है, यह आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। थोड़ा फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे, थोड़ा श्रृंखला लंबी है तो इसलिए हमको स्पीड में भी करना पड़ेगा। आपसे बोला इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी तत्सम शब्द नहीं है। चक्षु आपका तत्सम शब्द है, श्रृंगार आपका तत्सम शब्द नहीं है, उष्ट आपका तत्सम शब्द है, दधि आपका तत्सम शब्द है। तो जो आपका श्रृंगार है, श्रृंगार आपका क्या होता है, श्रृंगार, यानी जो श्रृंगार होता है उसका तत्सम शब्द क्या होता है, श्रृंगार होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 का आपका जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यानी क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे बोला है संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप विवर्तित नहीं होता है वे शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द क्या कहलाते हैं, फिर बार बार हम आपसे बोले जिसका उपयोग संस्कृत से सीधे संस्कृत में किया जाता है उसे तत्सम कहते हैं, और जिसका उपयोग संस्कृत से किस में किया जाता है, हिंदी में किया जाता है, वह क्या होता है, तद्भव होता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। बोला है इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, यानी तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है तो वह कौन सा है। आपसे बोला है दधी दही, यानी दधी दही, उष्ट उष्ट उट, नजर आँख, श्रृंगार श्रृंगार। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका ये सी वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो नजर आँख, नजर का मतलब होता है दृष्टि देखना, आँख का मतलब होता है नेत्र, नेत्र मतलब होता है अच्छे। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल गलत आंसर है, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बोला धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए, यानी धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए। तो धुरी का मानक शब्द रूप क्या होता है, धूल होता है। और आपसे क्वेश्चन नंबर बोला है 36, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव ज्ञात कीजिए। यानी जेठ का तद्भव, जेठ का तद्भव का मतलब होता है, जेठ का मतलब होता है बड़ा, तो यहाँ पे बड़ा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। बोला है किंचित, क्या बोला है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव ज्ञात कीजिए। यानी जो किंचित है, किंचित का हमें क्या करना है, तद्भव। तो किंचित का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, यानी कुछ या थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे कुछ बिल्कुल करेक्ट। अगर आपसे कुछ नहीं बोला होता तब यहाँ पे थोड़ा भी आपका ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे आपसे कुछ बोल दिया, तो इस तरीके से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और यहाँ पे जो थोड़ा है वह आपका क्या है, तद्भव है। यह क्या है आपका, तद्भव। और इसका तत्सम क्या होता है, स्तोक होता है। आइए कुछ पर्यायवाची की बात करते हैं। क्या कहते हैं, कुछ पर्यायवाची देख रहे हैं। यहाँ पे टोटल 86 पेज है और 86 पेज हमको पढ़ना है। अगर ये 86 हम पढ़ लेते हैं तो आई होप आप किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम दीजिए और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आ जाएगा तो हमसे कह देना सर आपने गलत वादा किया था, आपने गलत प्रॉमिस किया था, आपने बहुत झूठा हमसे वादा किया था, ये तो इसमें से बाहर चला गया। 100%, 101% गारंटी देते हैं, सब कुछ फंसेगा केवल इसी में से। पढ़ लो चाहे कहीं से मिलेगा क्वेश्चन, यही से इसको आप लोग नोट कर लेना। हम बात करते हैं पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची और अनेकार्थी एक ही शब्द होता है। पर्यायवाची का मतलब होता है जिसके अनेक रूप दिए हों, यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, उसे क्या कहेंगे, पर्यायवाची। यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पर्यायवाची। जैसे अगर आंख का पर्यायवाची कहेंगे तो नेत्र होता है, नयन दृष्टि होता है, लोचन होता है, दृग अक्ष इत्यादि। और इसका विलोम का मतलब आपका होता है उल्टा। जैसे रात का विलोम क्या होगा, दिन होगा। और एक चीज याद रखना, अगर समास हम बताएंगे तो याद रखना जहाँ पे आपका विलोम शब्द दिया रहे वह आपका द्वंद्व समास होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लेना, हमेशा एग्जाम में ट्रेंड करता है। आपको चुटकी बजाते ही, पलक झपकते ही आंसर देना है। अगर आपको कहीं भी विलोम शब्द दिखाई दे दे तो आंख बंद करके मारना फ्रेंड्स, आंख बंद करके मारना। क्या मारेंगे, वह द्वंद्व समास मार देंगे। आइए बात करते हैं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का। आपसे बोला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी हमारे पास कितने ऑप्शन दे रखे हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें ऐसे ऑप्शन का चयन करना है, चुनाव करना है जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे आपसे बोला है, क्या बोला है,
नियत, नियत का अभी हमें क्या करना है, पर्यायवाची खोजना है। जैसे नियत निश्चित दिया है, इच्छा दिया है, तरफ दिया है, गरीब दिया है। इच्छा का मतलब कोई ताल्लुक ही नहीं है, तरफ का मतलब डायरेक्शन कोई ताल्लुक नहीं है, गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं है। जो नियत होता है मतलब निश्चित होता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, दिए गए विकल्पों में सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। यानी सखा का मतलब होता है मित्र, सखा का मतलब होता है मित्र, सुखी का मतलब कोई मतलब नहीं है, सूखा का मतलब नहीं है, सखी का मतलब नहीं है। अगर सखी आपका सहेली बोलता तब सही होता, लेकिन यहाँ पे मित्र आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का अर्थ वाला है शब्द है। दुविधा, दुविधा देखिए क्या होता है, दुविधा का मतलब बहुत धर्म संकट में पहुंच गए, बहुत विचलित हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे विस्तृत यथाशक्त से कोई मतलब नहीं है, विस्तृत से कोई मतलब नहीं है, होनहार से कोई मतलब नहीं है। जो इसका राइट आंसर होगा वह ए होगा, यानी धर्म संकट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है। यानी पत्थर, यानी समान शब्द वाला अर्थ है, यानी क्या दिया है आपका पत्थर दिया है। तो पत्थर को हम क्या है, यानी पत्थर का मतलब पाषाण, गिरी, नभचर और उसके बाद निर्भय। तो याद रखिएगा इसका जो आपका समान अर्थ वाला शब्द है वह क्या है, आपका पाषाण है। क्या है फ्रेंड्स, पाषाण। अगर हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं तो आपसे बोला है समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी समानार्थी, समान अर्थ बताने वाले को हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, समानार्थी। जैसे यहाँ पे आपसे पहला दे दिया है उपयोगी, यानी क्या दिया है, उपयोगी। तो उपादेय इष्टकर। काक दिया है तो काक आपका क्या है, सारंग मजूर। पुष्कर दिया है जलाशय ताल। भूमि मतलब मही धरा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आपसे क्वेश्चन 44 क्या दिया है, बोला है तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों। तमस, तमस आपसे, तमस का मतलब होता है अंधकार, तमस का मतलब होता है फ्रेंड्स अंधकार। तो अंधकार का यहाँ पे तमाशा नहीं होगा, कोई हमें तमाशा नहीं करना है, कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना है, कोई हमें किच किच नहीं करना है। और प्रकाश, यहाँ पे लाइट से कोई मतलब नहीं है, जो रस्सी है रस्सी से कोई मतलब नहीं है। अंधकार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और ये यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं तो आपसे बोला है इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। यानी चतुर, चतुर का मतलब होता है बहुत ही चालाक, चतुर का मतलब है चालाक। जैसे आपसे बोला है हाजिर जवाब, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि। तो जो चतुर होता है वो तीव्र बुद्धि वाला होता है। तो खुदगर्ज, जो खुदगर्ज होता है वह चतुर नहीं होता है। जो केवल अपने बारे में सोचता है, केवल अपने हितों के बारे में सोचता है, वह किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो याद रखिएगा वह आपका चतुर कहलाने योग्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। यानी जो खुदगर्ज है वह चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं तो बोला है देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखिएगा सुध, अमर, देव, सुधाकर। यानी आपसे बोला है पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे देवता का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह सुधाकर है। क्यों सुधाकर है, क्योंकि जो आपका सुधाकर है यह आपका पर्यायवाची नहीं है। किसका नहीं है मित्र, यह आपका पर्यायवाची नहीं है। किसका, देवता का पर्यायवाची नहीं है जो सुधाकर है वह, बल्कि यह किसका है, चंद्रमा का। तो याद रखिएगा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुधाकर होता है। आइए बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 48 को हम टच करते हैं और देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर क्या दिया है। आपसे बोला है पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी पर्यायवाची शब्द नहीं है तो क्या नहीं है, आपसे बोला है पंकज, अंडज, खग, नभचर। तो पंछी दाना चुग रहा है रेखांकित। तो रेखांकित का मतलब जिस पर रेखा किया गया है। तो यहाँ पे पंछी का मतलब बोला है जो अंडज होता है, खग होता है, नभ मतलब आकाश में चलने वाला होता है, जो परिंदा होता है, विहंग होता है। ये सब के सब आपके क्या होते हैं, पंछी के होते हैं। लेकिन जो पंकज होते हैं वह किसका आप पर्यायवाची है, कमल का। तो इस तरीके से आंसर आपका पंकज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन 49 की बात करते हैं। देखिए 49 क्या बोला है, बोला है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। यानी पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। तो पर्याय शब्द का कौन सा नहीं है, तो आपसे यहाँ पर बोल रखा है
पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुरुष, आग, अग्नि, अनल। यानी कौन? तो पाठशाला, विद्यालय, स्कूल एक ही चीजें होता है, नारी, महिला, औरत एक ही चीजें होता है, आग, अग्नि, अनल एक ही होता है। लेकिन पहाड़, पर्वत, पुस्तक में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। पहाड़ अलग होता है, पर्वत अलग होता है, पुस्तक, पहाड़ पर्वत तो ठीक है लेकिन पुस्तक आपका अलग होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, यानी 50 की बात करते हैं। बोला है क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। तो क्षण प्रभा का मतलब होता है बिजली। स्त्री से कोई तात्पर्य नहीं है, चंद्रमा से कोई तात्पर्य नहीं है, गंगा से कोई तात्पर्य नहीं है, बिजली इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यानी जो क्षण प्रभा है वह बिजली का पर्यायवाची है। क्या है? बिजली का पर्यायवाची है। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 51 का। देखिए 51 का आपसे क्वेश्चन क्या बोला है? आपसे बोला है विघ्न का समानार्थी शब्द है। समान अर्थ बताने वाले को हम क्या कहते हैं? समानार्थी। विघ्न हो गया मतलब खाली स्थान हो गया, मतलब कुछ अंतराल हो गया, देर हो गई। तो यहाँ पे विघ्न यानी दुख का कोई मतलब नहीं है, मुसीबत का कोई मतलब नहीं है, मुश्किल का कोई मतलब नहीं है। अंतराल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यह क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। यानी विघ्न पड़ गया मतलब रुकावट आ गई। आपसे बोला है इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। तो यह क्या है आपका? समर है। यानी जो समर है वह वायु का समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि जो समर है यह किसका समानार्थी शब्द है? युद्ध का। क्या है? युद्ध का। तो इस तरीके से आज हमने टोटल 50 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो फटाफट कमेंट करके एक अच्छा सा कमेंट करिए, और हम तुरंत 1 से 2 दिन के या शाम तक हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं यह पूरा का पूरा क्वेश्चन करवाने का हम प्रयास करेंगे। और याद रखिए, अगर एक बार यह क्वेश्चन पूरा आप लोग देख लेते हैं तो आई होप आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो इस पूरे के पूरे सीरीज से बाहर जाए। मतलब पूरा का पूरा आपको यही में से सब कुछ मिल जाएगा, बाकी कुछ भी चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं इसके आगे वाले पोस्ट।